Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम most important 10 current affairs को डिटेल में एनालाइज करते हैं along with the static GK part and revision as well. तो पिछले 2 दिन हमारे सेशंस नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ माई लीव एंड मुझे लीव लेनी पड़ी फॉर सम पर्सनल रीज़न. तो परेशान नहीं होना है, आगे जो भी आने वाले हमारे सेशंस हैं उनमें जो भी कुछ हमने पहले मिस किया होगा इन 2 दिन में वो मैं कवर करवा दूंगी. ठीक है, तो आज हम 17th एंड 18th ऑफ जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. एंड आज हम 10 नहीं बल्कि 15 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे जो भी क्वेश्चंस मिस हुए होंगे वो 1-2 दिन में कवर हो जाएंगे. फाइन. तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो आज का सेशन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हमारे यूजुअल सेशन से. यूजुअल सेशन में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं रिवीजन और स्टैटिक जीके के साथ, बट आज के सेशन में हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके, एंड यहाँ पर मैं रिवीजन स्किप कर रही हूँ, अदरवाइज हमारा सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें 15 क्वेश्चंस देखने हैं. बट येस, हम लोग स्टैटिक जीके ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो अगले 2 दिनों तक हमारा जो शेड्यूल है वो कुछ ऐसा रहने वाला है. ठीक है, उसके बाद वापस से हम लोग 10 करंट अफेयर्स पर आ जाएंगे एंड हम रिवीजन भी लेते हुए चलेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2026 टू बूस्ट द डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग. तो डोमेस्टिक यानी इंडिजिनस मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसेंटली कौन सी स्कीम आई है? इस स्कीम का नाम रखा गया है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. वेरी इजी आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और इसके लिए हमने बजट तैयार किया है 62,500 करोड़ रुपीज़ का, जिससे कि हम डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें. एंड इस स्कीम को हम अगले 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 27 एंड ये कब तक चलेगा? फाइनेंशियल ईयर 2030 टू 31 तक. ठीक है, तो यहाँ पर पर्पज़ क्या रहेगा? वैल्यू एडिशन, लोकलाइजेशन, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना. मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर इंसेंटिव दिया जा रहा है 2.25% से लेके 5% तक का इंसेंटिव. एडिशनल इंसेंटिव उनको दिया जाएगा फॉर डोमेस्टिक सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन. इस स्कीम के हेल्प से हम टारगेट कर रहे हैं 39 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन के ऊपर. इस स्कीम के हेल्प से हम टारगेट कर रहे हैं 39 लाख करोड़ रुपीज़ के क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन के ऊपर. एंड इससे 60,000 डायरेक्ट जॉब्स डेफिनेटली डेवलप होने वाली हैं. ऑल्सो डू रिमेंबर इंडिया इज़ करेंटली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बाय वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो. एंड यहाँ पर हमारा 99.2% तक का जो प्रोडक्शन है वो टोटली डोमेस्टिक होता है. ठीक है, तो इस स्कीम का नाम याद रखिएगा. द आंसर इज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. ठीक है, ऑल्सो जो हमारे वैल्यू एडिशन एंड लोकलाइजेशन की हमने बात करी है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये हो गया कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स तक की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको वैल्यू एडिशन कहते हैं. लोकलाइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम होती है एंड इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है. इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से न्यू मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. Now question number 2 is the GI tagged handloom products Kuchai silk, Bhagaiya sari and fabric and Tumka chadar recently showcased at Bharat Tex 2026 belong to which Indian state? ये सारे प्रोडक्ट्स हाल ही में शोकेस हुए हैं भारत टेक्स इवेंट पर एंड ये कौन से स्टेट के प्रोडक्ट हैं? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन झारखंड. ठीक है, तो झारखंड ने यहाँ पर 6 अपने GI टैग्ड हैंडलूम प्रोडक्ट्स को शोकेस किया भारत टेक्स पर. और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम में. इस शोकेस में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया लाइक टेसार सिल्क, कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी एंड फैब्रिक, तुमका चादर, इसके अलावा भोया साड़ी एंड फैब्रिक, इसके अलावा पंचो साड़ी एंड फैब्रिक. ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या था? झारखंड के टेक्सटाइल हेरिटेज को प्रमोट करना नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में. ऑल्सो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं फॉर आर्टिजन्स एंड इससे माइग्रेशन भी रिड्यूस होता है. ठीक है, तो 6 तरह के GI टैग प्रोडक्ट्स थे ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स झारखंड से जिनको हमने भारत टेक्स में शोकेस किया था. ओके, तो सी ऑप्शन हेयर इज़ द करेक्ट आंसर. GI टैग के बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं. GI टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है बेसिकली, जो किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन को सर्टिफाई करता है. ठीक है, एंड GI टैग रीजनल आर्टिजन्स और इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है और उनके मार्केट रिकग्निशन को ये बढ़ाता है. ठीक है,
बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड इंडिया का 28 नंबर का स्टेट है, जिसको 2000 ईयर में किस स्टेट से अलग करके बनाया गया था, तो बिहार से, ठीक है। एंड झारखंड काफ़ी रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, जैसे कि कोल, आयरन, ओर और कॉपर हो गए। सांथाल और मुंडा, इन ट्राइब्स के बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये दोनों ट्राइब्स झारखंड की मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आती हैं, ठीक है। बात करेंगे हैंडलूम टेक्सटाइल की, तो हैंडलूम फैब्रिक हाथ से बुना जाता है, जिसे पावर लूम से अलग माना जाता है। इंडिया में वाराणसी की बनारसी साड़ी और कांचीपुरम सिल्क काफ़ी फेमस हैंडलूम प्रोडक्ट्स माने गए। हैंडलूम सेक्टर में लगभग 4.5 मिलियन आपके लोग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश ज्वाइंटली बाई विच टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। CSE को फॉर्म किया था किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, एंड दूसरी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों आ गया कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है एट द 49th सेशन ऑफ दिस कमीशन, जो कि कंडक्ट हुआ था अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। तो CSE एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO ने मिलकर डेवलप किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करना एंड उनकी फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना इन द इंटरनेशनल फूड ट्रेड, ठीक है। इस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डू रिमेंबर कि ये इटली के रोम शहर में लोकेटेड है। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स सर्व करते हैं एज द ग्लोबल बेंचमार्क्स फॉर फूड सेफ्टी, क्वालिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। ऑल्सो यहाँ पर याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भी इटली के रोम में है एंड WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। तो सबके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। करंट में अगर बात करेंगे तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में 180 से भी ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एंड इनका काम क्या है? ये ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। FAO की बात करेंगे तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, एंड इनका मेन फोकस होता है हंगर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर। WHO भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, एज वी हैव टॉक्ड, एंड WHO ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फूड ट्रेड देखेंगे तो इंटरनेशनल फूड ट्रेड में कंट्रीज़ अपने फूड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ट्रेड डिस्प्यूट्स को कम करते हैं एंड कोडेक्स स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डू रिमेंबर इस कमीशन को दो कंट्रीज़ ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडियाज फर्स्ट ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन? आपको बताना है इंडिया के फर्स्ट ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए हमने बेस ईयर क्या चूज़ किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, 2024 to 25। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली रिलीज़ किया इंडिया का पहला ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। इसके लिए हमने बेस ईयर चूज़ किया है 2024 to 25 को, एंड जो फर्स्ट इसका रिलीज़ है वो कवर करेगा अप्रैल 2026 को, ठीक है। तो ट्रायल ISP में हम कवर कर रहे हैं 19 सर्विस सब सेक्टर्स को, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे नियरली 60% ऑफ इंडियाज फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर। इसको डेवलप किया गया यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, जैसे कि हमारे GST रिकॉर्ड्स, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग एनी टाइप ऑफ कंप्लाइंस बर्डन। एकोमोडेशन एंड फूड सर्विस का यहाँ पर शेयर है 37.2%, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड रिटेल ट्रेड का है 30.8%। इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। इन्होंने अपने सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ दिखाया है, एंड इस इंडेक्स को अवेलेबल किया गया है ऑन द ई-सांख्यिकी पोर्टल, जहां पर जो इसका फ्यूचर एक्सपेंशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल कवर 85 to 90% ऑफ द फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। तो आपको बस इसका बेस ईयर याद रखना है, बेस ईयर है 2024 to 25। बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक सेंट्रल एजेंसी है जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का काम करती है, और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंतर्गत आती है, एंड ये समय समय पर इकोनॉमिक सर्वेज और सेंसस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। तो ये सर्विस सेक्टर की प्रोडक्शन ग्रोथ को मेजर करता है। इंडिया की GDP में सर्विसेज सेक्टर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड एट लास्ट हियर वी टॉक्ड अबाउट GST। अभी रिसेंटली हमने GST डे सेलिब्रेट किया था 1 जुलाई को, राइट, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि GST 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के रूप में स्टार्ट हुआ था। ये सिंगल टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक लगता है, एंड GST से पहले मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, जैसे कि वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 2024 to 25 हमारा बेस ईयर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अबाद सहायेश्वरार टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोई भी टेम्पल अगर न्यूज़ में आ जाता है ना तो आपको बस लोकेशन फिर याद रखना होता है वनडे एग्जाम के लिए। ये टेम्पल रिसेंटली न्यूज़ में आया एंड ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। 12th सेंचुरी का ये टेम्पल है जो कि तमिलनाडु के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड रिसेंटली इसको रिसीव हुआ है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग हेरिटेज कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चे में आ गया था। ये टेम्पल लेटर चोला पीरियड हिंदू श्राइन है जिसमें हमें आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस देखने को मिलता है चोला डायनेस्टी का एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिविंग होलिस्टिक टेम्पल एज वेल, क्योंकि ये फंक्शन कर रहा था एज एन एक्टिव प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल बीइंग प्रोटेक्टेड एज एन हेरिटेज मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये टेम्पल है तमिलनाडु स्टेट में। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि रिसेंटली इसको 2024 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन रिसीव हुआ है, ठीक है। चोला डायनेस्टी का मेन केंद्र जो है वो तमिलनाडु था एंड राजा चोला फर्स्ट ने बृहदेश्वर टेम्पल यहाँ पर क्रिएट करवाया था। चोलास ने असल में जो हमारा सदर्न इंडिया है ना, यहाँ पर पावरफुल नेवल फोर्सेस भी बनाई हुई थी, ठीक है। बात करेंगे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स की, तो ये अवार्ड्स हेरिटेज कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन के मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं इसमें, जैसे अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन और इसके अलावा दूसरा अवार्ड है मेरिट, ठीक है। थंजावुर तमिलनाडु की एक हिस्टोरिक सिटी है आप कह सकते हैं। ये सिटी चोला आर्ट और आर्किटेक्चर का सेंटर था, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं थंजावुर डिस्ट्रिक्ट की एंड थंजावुर में आपको बृहदेश्वर टेम्पल की भी लोकेशन मिल जाएगी, ओके। तो ए ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कमिंग टू 6th क्वेश्चन, which helpline was launched under the Aging with Dignity campaign to provide support and assistance to the senior citizens। तो अभी तक हम देखते थे कि हमारी फीमेल्स के लिए इस तरह का हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ किया जाता है उनकी हेल्प और सेफ्टी के लिए, लेकिन रिसेंटली सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हो चुका है और ये है एल्डर लाइन 14567, ठीक है। तो ये जो एजिंग विथ डिग्निटी कैंपेन है ना, ये 2 इनिशिएटिव्स की हेल्प से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहला है नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी एल्डर लाइन 14567, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे टेक अ प्लेज कैंपेन। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एल्डर लाइन 14567 है ना, ये एक टोल फ्री पैन इंडिया हेल्पलाइन है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और रेस्क्यू सर्विसेज भी दिए जाएंगे हमारे सीनियर सिटीजन्स को। एंड जो हमने टेक द प्लेज की बात करी है, तो ये प्लेज प्रमोट करता है रिस्पेक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन को सीनियर सिटीजन्स के एंड यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है अगेंस्ट एल्डर अब्यूज़, ठीक है। तो मोर देन 5.36 लाख सिटीजन्स ने अब तक प्लेज लिया है ये वाला एंड इन्होंने डिजिटल सर्टिफिकेट भी इसके अकॉर्डिंग रिसीव किया, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्डर लाइन 14567 रिसेंटली लॉन्च हुआ है अंडर द एजिंग विथ डिग्निटी कैंपेन टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू आवर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती है। ये मिनिस्ट्री डिसेबल्ड सीनियर सिटीजन्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए काम करती है। इस मिनिस्ट्री ने कई स्कीम्स शुरू की हैं जैसे कि नेशनल फेलोशिप और इसके अलावा सीनियर सिटीजन वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स बाय द वे हम किनको कहते हैं, ये इंडिया के अंदर इसका क्या क्राइटेरिया है, तो जो भी लोग 60+ ग्रुप में आते हैं ना, 60+ एज ग्रुप में आते हैं, वो सभी लोग सीनियर सिटीजन्स माने जाते हैं। गवर्नमेंट ने एल्डरली प्रोटेक्शन एक्ट 2007 भी पास किया था ताकि सीनियर सिटीजन्स राइट्स हमारे सिक्योर हो सकें, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Manohari Gold tea recently gifted by Prime Minister Narendra Modi to the President of Indonesia is associated with which Indian state? Recently ये जो मनोहरी गोल्ड टी है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गिफ्ट किया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एंड इसका रिलेशन किस स्टेट के साथ है? द आंसर इज ए ऑप्शन असम, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने असम की ये मनोहरी गोल्ड टी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को गिफ्ट कर दी है जिससे कि इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी यहाँ पर हाईलाइट होती है। ये जेस्चर शोकेस करता है वन ऑफ द असम्स रेयरेस्ट एंड फाइनेस्ट टी वैराइटीज़ ऑन द ग्लोबल स्टेज को। एंड मनोहरी गोल्ड टी प्रोड्यूस होता है मनोहरी टी स्टेट में इन द स्टेट ऑफ असम। इसको क्राफ्ट किया जाता है फ्रॉम टेंडर टी बर्ड्स रादर दैन टी लीव्स, जो कि इसको एक्सेप्शनली रेयर और प्रीमियम बनाती है, ठीक है। तो ये जो चाय है ये जानी जाती है अपने डिस्टिंक्टिव फ्लेवर और सुपीरियर क्वालिटी के लिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम, ठीक है। मोदी जी अगर किसी को भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों पहले हमने म्यूगा सिल्क की बात की थी, राइट। म्यूगा सिल्क को गिफ्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को, ठीक है। तो इस वजह से म्यूगा सिल्क न्यूज़ में आ गया था। ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट था? ये असम का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। असम की बात करेंगे तो असम इंडिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है एंड असम टी की हार्वेस्ट जो सीज़न है वो अप्रैल से नवंबर तक होती है, ठीक है। कमिंग टू 8th क्वेश्चन,
विच कंट्री लॉन्च द सोयूज MS-29 क्रूड मिशन? ये मिशन किस कंट्री ने लॉन्च कर दिया है रिसेंटली? द आंसर इज ए ऑप्शन, रशिया। तो जुलाई 2026 में रशिया ने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया सोयूज MS-29 क्रूड मिशन को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कहाँ से? फ्रॉम द बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान से। एंड इस मिशन में इन्होंने सोयूज 2.1A का यूज़ किया है, 2.1A लॉन्च व्हीकल का। एंड इस क्रू में इंक्लूडेड थे नासा के एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है मिस्टर अनिल मैनन, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें कॉस्मोनॉट्स थे रशियन, कौन कौन से? प्योटर दुब्रोव एंड अन्ना किकिना, ठीक है। इस क्रू में क्या होगा कि ये 8 महीने से अपने स्पेंड करेंगे अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज पार्ट ऑफ एक्सपेडिशन 75, जहाँ पर ये साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस कुछ शोकेस करेंगे एंड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो डू रिमेंबर सोयूज MS-29 क्रूड मिशन किसका है? द आंसर इज ए ऑप्शन, रशिया, ठीक है। इसके अलावा सोयूज स्पेसक्राफ्ट रशिया ने 1967 में पहली बार लॉन्च किया था। एंड सोयूज MS-29 इसका लेटेस्ट मॉडल है जो आईएसएस मिशंस में ये यूज़ करते हैं। सोयूज स्पेसक्राफ्ट क्रू को लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बहुत सारी कंपनीज़ का, लाइक नासा, रॉसकॉस्मस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी JAXA और CSA का, ठीक है। तो इन सभी का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। एंड आईएसएस लगभग 400 किलोमीटर्स की हाइट पर अर्थ की ऑर्बिट करता है। आईएसएस कंटिन्यूसली 20 से भी ज़्यादा सालों से स्पेस में ह्यूमन प्रेजेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, रशिया। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, What is the IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ये जो स्पेशीज़ है ना, ये पिछले दिनों न्यूज़ में थी। यू हैव टू टेल किसका स्टेटस क्या है IUCN की रेड लिस्ट में। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, लीस्ट कंसर्न। तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल ये फाइनली वापस आ चुके हैं गुजरात के गिर फॉरेस्ट में आफ्टर एन एब्सेंस ऑफ मोर देन 16 ईयर्स। तो 60 ईयर्स से यहाँ पर इनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन फाइनली इनको एक बार फिर से यहाँ पर देखा गया, विच मार्क्स अ सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन अचीवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ट्रॉपिकल बर्ड है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, और ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओपन वुडलैंड्स में, थॉर्न फॉरेस्ट में और अर्बन गार्डन्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये बर्ड आर्बोरियल है जो कि अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है ऑन ट्रीज़ एंड ज़्यादातर ये फीड करते हैं फ्रूट्स पर, स्पेशली फिग्स पर। तो इनका एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल है एज अ सीड डिस्पर्जर, जिससे कि ये फॉरेस्ट रीजनरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो क्योंकि ये स्पेशीज़ अब चर्चे में आ गई है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि इसका IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है। सो दे आर कैटेगराइज्ड एज लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फाइन। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड है और ये एशियाटिक लॉयंस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको 1965 में क्रिएट किया गया था। एंड ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप का एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा IUCN रेड लिस्ट स्पेशीज़ की एक्सटेंशन रिस्क को क्लासीफाई करती है, जैसे कि वो क्या इंडेंजर्ड हैं, क्या वो वल्नरेबल हैं, क्या वो थ्रेटेंड है, किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्पेशीज़ अगर न्यूज़ में आती है फॉर सम रीज़न, तो यू हैव टू रिमेंबर इट्स स्टेटस इन द IUCN रेड लिस्ट, फाइन। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, द कोरकू कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ये ट्राइब आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो कोरकू इंडिजिनस कम्युनिटी है मध्य प्रदेश की, रिसेंटली इन्होंने डिमांड की है कि जो इलीगल एंक्रोचमेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाए फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। एंड ये कम्युनिटी ने एलिज किया है कि इंक्रोचमेंट्स सिंस 2020 की वजह से काफ़ी फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो गया है एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटाट डिस्टर्ब हैं। साथ ही इन्होंने इफेक्ट किया है एक्सेस को टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो कोरकू ट्राइब आपको ज़्यादातर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे और यहाँ के बैतूल, खांडवा और बुरहानपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो इस ट्राइब की स्मॉलर पॉपुलेशन आपको मेलघाट रीजन में भी मिल जाएगी महाराष्ट्र के, एंड कुछ छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी ये मौजूद हैं। बट आपको यहाँ पर प्राइमरली पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आपको ये ट्राइब कहाँ पर देखने को मिलेगी। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट से आप क्या समझते हैं? फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट से बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ हैबिटाट पर नेगेटिव इफेक्ट होता है डेफिनेटली। इलीगल एंक्रोचमेंट भारत के कई जंगलों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसके लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्रिएट किया गया था, जिससे कि फॉरेस्ट लैंड की सुरक्षा बनी रहे, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हमने यहाँ पर बात की थी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये क्या होता है? तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हनी, तेंदू लीव्स, साल सीड्स आदि आते हैं एंड MFP ट्राइबल लाइवलीहुड का इंपॉर्टेंट सोर्स है। वन धन योजना से MFP के सस्टेनेबल कलेक्शन को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये मध्य प्रदेश में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
द विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच थीम? ये प्रोग्राम रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर विच थीम? द आंसर इज सी ऑप्शन, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया था विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम को थ्रू माई भारत। एंड कब से कब तक ये हुआ? 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 15 अगस्त तक ये चलने वाला है। और इसके लिए थीम रखी गई नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक है, इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? विकसित भारत @2047 को प्रमोट करना वाइल स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज़। इसके थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं 15 to 25 ईयर ओल्ड यूथ को फ्रॉम रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। ओके, तो विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द थीम ऑफ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ओके, बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। तो ये इंडिया की एक मिनिस्ट्री है और इस मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन 2000 में हुई थी, जो यूथ के वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में इसी मिनिस्ट्री द्वारा क्रिएट की गई थी यूथ एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, माई भारत की हमने यहाँ पर बात करी है। तो माई भारत एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो यूथ इंगेजमेंट और स्पेशल कैंपेन्स के लिए यूज़ होता है। ये प्लेटफॉर्म यूथ को गवर्नेंस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराने पर फोकस करता है। एंड माई भारत से वॉलंटियर्स को गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में अपडेट मिलती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीएम ई ड्राइव स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पीएम ई ड्राइव स्कीम इंप्लीमेंट होती है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? द आंसर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। न्यूज़ में क्यों आया है ये बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली दिल्ली ने रिसीव किए हैं 2800 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस को। बेसिकली ये नई एयर कंडीशनड लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस हैं अंडर दिस स्कीम। एंड इस इनिशिएटिव की हेल्प से दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट है वो स्ट्रेंथन हो रहा है एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इससे इंप्रूव होगी। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम को इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसको लॉन्च किया गया टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस इंडिया। इस स्कीम की हेल्प से हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशन वाइड लेवल पर एक्सपैंड कर रहे हैं। इसमें हमें डिमांड इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ मिलती हैं फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, ई एम्बुलेंसेज एंड इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, तो डू रिमेंबर पीएम ई ड्राइव स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। फाइन, देखिए जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल डीजल के बजाय बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर से ये चलते हैं। एंड टेस्ला एक बहुत ही फेमस ईवी मैन्युफैक्चरर है जिसने ग्लोबल ईवी मार्केट चेंज किया। ईवीज़ के लिए चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये टाइगर रिजर्व बिहार में है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये यहाँ के वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। रिसेंटली ये इमर्ज हुआ है एज वन ऑफ द स्टेट्स रिचेस्ट रेप्टाइल हैबिटाट विथ मोर देन 45 स्नेक स्पेशीज रिकॉर्डेड। तो ये लोकेटेड है अलॉन्ग द इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड डू रिमेंबर कि ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये रिजर्व जो है इसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है एंड ये रिप्रेजेंट करता है ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ हिमालयन टेराई फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का एंड ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर हमें रेप्टाइल हैबिटाट देखने को मिला, बहुत सारी रेप्टाइल की नई नई स्पेशीज देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बिहार। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14 है, which policy recently approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs to promote self-sufficiency in urea production? तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसी है जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है जिससे कि हमारा यूरिया प्रोडक्शन का सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट हो सके? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ यूरिया 2026। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है ना, इसका पर्पज़ क्या है? जो हमारे नए गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो प्रमोट हो सकें एंड हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हो इन टर्म्स ऑफ यूरिया प्रोडक्शन। तो इस पॉलिसी की हेल्प से हम यूरिया इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं ताकि इंपोर्ट्स कम हो और इससे ओवरऑल क्या होगा, इंडिया का जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ये पॉलिसी है? नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, इसको नीपू नाम भी दिया गया। ठीक है, नीपू 2026। फाइन, बात करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये कमेटी आर्थिक मामलों पर फाइनल डिसीजंस लेते हैं जैसे कि सब्सिडीज़ और मेजर प्रोडक्ट्स वगैरह, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। फाइन, यूरिया फर्टिलाइजर क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होता है जिसे क्रॉप्स के लिए हम नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपको 46% तक का नाइट्रोजन मिलेगा जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट वाला फर्टिलाइजर है। यूरिया को गैस बेस्ड या कोल बेस्ड रॉ मटेरियल से हम बनाते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का हमने यहाँ पर बात की। तो आत्मनिर्भर भारत जो है इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंट इंडिया क्रिएट करना।
इस कैंपेन को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2020 में लॉन्च किया था। इसका मेन एम था इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और इम्पोर्ट को कम करना, ठीक है। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, द अयात रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ फ्लोज थ्रू विच सिटी इन राजस्थान। अयात रिवर पिछले दिनों न्यूज़ में थी एंड ये राजस्थान के उदयपुर सिटी से होकर गुजरती है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं अलॉन्ग द अयात रिवर इन उदयपुर बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कॉन्क्रेटाइजेशन एंड इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट। तो अयात रिवर को हम आहार रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये ओरिजिनेट होती है यहाँ के गोगुंडा हिल्स से नॉर्थ वेस्टर्न उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एंड बाद में जाके फ्लो होती है थ्रू उदयपुर सिटी एंड ये अपना वाटर रिसीव करती है फ्रॉम लेक पिचोला, ठीक है, फ्रॉम लेक पिचोला एंड फतेह सागर लेक एंड बाद में जाके उदय सागर लेक को फीड करती है। तो ये रिवर सीजनल है जहाँ पर इसकी जो 90% रेनफॉल है वो रिसीव होती है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो क्योंकि ये फॉर सम रीज़न न्यूज़ में आ गई है तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इट फ्लोज थ्रू द उदयपुर सिटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम एक और है आहार, ठीक है। उदयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे शाही महल और मिल जाएंगे, साथ ही हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। साउथ वेस्टर्न मानसून की बात करेंगे तो ये इंडिया में जून से सितंबर मंथ में आते हैं, ठीक है। एंड ये मानसून सारा दक्षिण पश्चिमी भारत और अधिकांश क्षेत्रों में बारिश लाता है। भारत की टोटल रेनफॉल का लगभग 70% हिस्सा इसी मानसून से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, दैट इज उदयपुर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। कुछ करंट अफेयर्स आज के थे एंड कुछ हमारे पुराने 1-2 दिन के करंट अफेयर्स थे। पर्पज़ यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा कुछ मिस हुआ है वो हमें कवर करना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो आगे भी अगर इन केस कभी ऐसे क्लास नहीं होती है तो आपको परेशान नहीं होना है। अगले दिन मैं आपको इसी तरह से जो भी चीज़ आपका मिस हुआ रहेगा वो कवर अप करा दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स विद दिस नोट यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है। आई रियली होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा एंड आपने नया ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज़ राइट अ फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें, तो आप वो भी कॉमेंट में लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।